आर्ट एंड कल्चर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आर्ट एंड कल्चर क्लास में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को बताना है। सबसे पहला है भारतीय वास्तुकला। भारतीय वास्तुकला जो है इसमें हमें ये देखना है कि वास्तुकला में किस किस टॉपिक को पढ़ना है एंशिएंट इंडिया में, और किस किस टॉपिक को उसमें हमें ध्यान देना है और कैसे क्लास चलेगा। बाकी चीज़ें क्लास में बताई जाएंगी। मैं आपको केवल इस टॉपिक पे केवल ब्रीफ करूंगा कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर में। तो पहला है भारतीय वास्तुकला। भारतीय वास्तुकला इसको कहेंगे, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्थापत्य कला, या इसको हम बोलते हैं भवन निर्माण कला। तो किसी भी शासन के समय किसी भी राजा, जो भी राजा हुए हैं भारत में प्राचीन काल में, तो उस समय भारतीय वास्तुकला या स्थापत्य कला या भवन निर्माण के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनवाई हैं, जो हम जब हम क्लास में पढ़ेंगे टॉपिक में तो डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें बनवाई हैं। लेकिन हमें टॉपिक में क्या पढ़ना है भारतीय वास्तुकला के, पहला टॉपिक है अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर में। तो पहला है उसमें हम पाषाण काल, हम जो है स्टोन एज से हम इसमें लेके चलते हैं भारतीय वास्तुकला में, कि स्टोन एज में पहली बार भवन निर्माण की जब शुरुआत हुई तो भवन निर्माण में वहाँ पे क्या चीज़ें उन्होंने क्या देखा, क्या चीज़ कैसे उन्होंने बनाना शुरुआत किया, क्या। तो सबसे पहले देखा गया कि उस काल में गुफाएं बनवाई गई, केव बनाए गए गुफाएं। सबसे पहले भीमबेटका की गुफाएं पाई गई और यहीं से हमारे देश में वास्तुकला का इतिहास मिलता है और शुरुआत होती है। ठीक है, तो हमें जब हम क्लास पढ़ेंगे डिटेल में तो हम पढ़ेंगे वहाँ पे कि पाषाण काल में भीमबेटका की गुफाएं बनाई गई। तो भीमबेटका की गुफाओं का महत्व क्या है ये जानेंगे हम वहाँ पे क्लास में। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो भीमबेटका गुफाओं का दो महत्व है। पहला तो यहाँ पे चित्र पाए गए, पहली बार हमें चित्रकला की भी शुरुआत अगर देखा जाए तो गुफाओं में हमें चित्र भीमबेटका से मिलते हैं पाषाण काल से, और दूसरा भवन निर्माण की शुरुआत गुफाओं के रूप में यहाँ से होती है। दूसरा है वो और आगे इतिहास में चलेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता में नगर नियोजन, अन्नागार, वहाँ पे स्नानागार, जो भी भवन निर्माण हुए हैं, नालियाँ, वहाँ पे सड़कें समकोण पे काटती हुई ग्रिड पर आधारित भवन बने हैं वहाँ पे, उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में क्लास में। फिर है मौर्यकालीन वास्तुकला। भारतीय इतिहास में मौर्यकालीन वास्तुकला एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, एक इतिहास में एक अलग ही स्थापत्य कला में देखा जाए तो एक अलग महत्व रखता है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक राजकीय कला और एक लोक कला। तो राजकीय कला में जहाँ पे राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, राजाओं के देख रेख में काम हुआ, तो उसमें था चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद। उसकी विशेषता क्या है, क्योंकि इसके बारे में मेगास्थनीज ने अच्छे से वर्णन किया है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे चल के ह्वेनसांग ने भी इसके बारे में बताया है। इसके बाद है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख जो हैं अशोक के स्तंभ। तो अशोक के अभिलेख और अशोक के स्तंभ दोनों वास्तुकला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को पता होगा कि जो स्तूप है, ये स्तंभ है, इसमें जो सारनाथ स्तंभ है जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, वो भी यहीं से लिया गया है, अशोक के स्तंभ से। तो अशोक ने स्तंभों की नकल कहाँ से की? ईरान से की। तो इसमें हमें वहाँ पे ये सब पढ़ने हैं, क्लास में पढ़ना होगा कि जो है डिटेल में कि अशोक के कितने स्तंभ है, कहाँ कहाँ पाए गए हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मौर्य काल में कई गुफाएं बनाई गई, अशोक ने बनवाया, उसके पुत्रों ने बनवाया, पौत्रों ने बनवाया, अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए उसको डिटेल पढ़ना है, गुफाएं कहाँ है, किन पहाड़ी काट के बनाई गई। फिर स्तूप पढ़ना है हमें। तो अशोक पहला राजा था जिसने स्तूपों का निर्माण भी करवाया भारतीय इतिहास में। और आगे हम इतिहास की ओर बढ़ेंगे, जब हम क्लास में और डिटेल में जाएंगे तो हम आगे पढ़ेंगे शुंग काल में। तो हम ये डिटेल में पाषाण काल से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे कि किस काल में किस चीज़ का निर्माण हुआ है। तो शुंग काल में वास्तुकला की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी स्तूप बनवाए गए, तो कुछ गुफाओं चैत्य बनवाए गए। चैत्य विहार क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर सातवाहन राजाओं ने की वास्तुकला को पढ़ना है हमें, खासकर दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में, उनके बारे में डिटेल में। फिर हम लोग आएंगे वहाँ पे गुप्त काल। तो गुप्त काल की अगर बात किया जाए तो कहा जाता है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का एक स्वर्ण काल था, गोल्डन पीरियड था भारतीय इतिहास का। क्यों? क्योंकि इस काल में हर क्षेत्र में विकास हुआ, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो, धर्म हो, स्थापत्य हो, हर क्षेत्र में साहित्य हो। तो इस काल में भी तीन तरह के स्थापत्य हमें नजर आते हैं। पहला है गुफाएं, दूसरा है मंदिर और तीसरा है स्तूप।
एक यहाँ टर्निंग पॉइंट ये नजर आता है भारतीय इतिहास में कि भारतीय इतिहास में अगर वास्तुकला की बात की जाए तो पहली बार हमें मंदिर के साक्ष्य अगर कहीं मिलते हैं तो वो है गुप्त काल। यहीं से भारतीय इतिहास में मंदिर निर्माण की कला की शुरुआत हो गई जो है। तो मंदिर कितने प्रकार के बनते, किन किन शैलियों में बनते हैं, तो उनकी भी विधिवत हमें क्लास में, जब हम क्लास में लेंगे तो वहां पर बताएंगे कि क्लास में जो है कौन कौन सी शैली के मंदिर कैसे कैसे बनते थे। जैसे यहाँ पे एक बोर्ड पे एक मैप दिखाया गया है, जैसे ये गुफाएं हैं, ये गुफाएं बनाई गई हैं पर्वत काट करके। ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है। ये है आपका दक्षिण भारत के मंदिर हैं जिसे हम द्रविड़ शैली के मंदिर कहते हैं, आगे बताएंगे इसमें। और यह है सांची का स्तूप है, यह है स्तूप है, ये उसकी वेदिका है और ये उसका तोरण द्वार है। तो इन तोरण द्वार की क्या विशेषता थी, इनको क्लास में हम डिटेल में देखेंगे मैप के थ्रू। इसके बाद हम बात करें मंदिर निर्माण की 3 शैलियां। हम जब क्लास में पढ़ेंगे तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियां पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि मंदिर निर्माण की शैली में नागर क्या है, बेसर क्या है और द्रविड़ क्या है। तो भारत में मंदिर निर्माण की शैली की बात किया जाए तो 3 शैलियां हैं हमारे यहाँ इतिहास में। पहला है नागर शैली, दूसरा है बेसर शैली और तीसरा है द्रविड़ शैली। इनके क्षेत्र भी हैं, हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, इनके क्षेत्र हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। अगर ये भारत का मैप है तो हिमालय से लेकर के और विंध्य पर्वत तक जो है नागर शैली के मंदिर हैं। विंध्य पर्वत से लेकर के और कृष्णा नदी तक का बेसर शैली और कृष्णा से कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। नागर शैली और द्रविड़ शैली मेन शैलियां हैं। ये इसको हम उत्तर भारत की शैली भी कह सकते हैं, इसको हम आर्य शैली भी कहते हैं। ये भी हमें इतिहास में वहाँ जब हम क्लास लेंगे तो डिटेल में बताएंगे नागर शैली क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से मंदिर बने और किस काल के मंदिर बने। तो नागर शैली के मंदिर किस किस काल के बने यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है गुप्त कालीन मंदिर। क्यों? क्योंकि गुप्त काल के पहले के जो राजा हुए हैं, जो भी राजवंश हुए हैं, उस काल में मंदिर निर्माण नहीं होता था। तो हमें गुप्त काल के मंदिर पढ़ना है, खजुराहो के मंदिर पढ़ना है, उड़ीसा के मंदिर पढ़ने हैं और गुजरात और राजस्थान की राजपूत राजाओं के जो मंदिर बनाए गए हैं नागर शैली में उनको पढ़ने हैं। तो नागर शैली या इसी को हम आर्य शैली या इसको उत्तर भारतीय शैली कहते हैं। तो इसके अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों में 4 अलग राजवंशों ने मंदिर निर्माण किया है और कई मंदिर बनाए गए हैं। उनके बारे में जानकारी हमें पढ़ना है डिटेल में। उन मंदिर के स्ट्रक्चर क्या है, नागर शैली के मंदिर की विशेषताएं क्या है, उनमें जो अंग क्या होते हैं, नागर शैली के मंदिर के अंगों की क्या विशेषताएं होती हैं। बहुत सारे डीपली क्वेश्चन आईएएस में आते हैं, तो वहां से हम लोग क्लास में इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। फिर दूसरा है, हम बेसर को भी थोड़ा हटा देते हैं। दूसरा है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर 3 राजवंशों ने मिलकर बनवाए हैं दक्षिण भारत में, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। देखिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा मंदिर अगर किसी का द्रविड़ शैली में बना है तो चोलों का बना है, ठीक है, जो तंजौर में पाया जाता है। तो इसके बारे में क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। दूसरा है बेसर शैली। तो बेसर शैली के जो मंदिर हैं वो कहा जाता है कि बीच में है। क्यों बीच में, कैसे? तो विंध्याचल से लेकर के और कृष्णा के बीच में है। तो इस शैली में नागर शैली की भी विशेषताएं पाई जाती हैं और बेसर शैली की भी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चालुक्य और होयसल इन 2 राजाओं के जो मंदिर बनाए गए वो बेसर शैली बनाए गए। और कहा जाता है कि बेसर शैली की शुरुआत चालुक्य राजाओं ने की थी, इसलिए इसको चालुक्य शैली भी कहते हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कई नाम पूछे जा सकते हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए जो है हम यहाँ पे पहले अगर हम एक चार्ट के माध्यम से बना के समझने का प्रयास करें तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है। उस चक्कर में जो है बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इस चैप्टर में हमें 2 चीज़ों को ध्यान में देखना है वास्तुकला में, प्राचीन भारत में, और गुफाओं के बारे में बताया मैंने, सब कुछ देखना है वहाँ पे। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अलग अलग ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं जो आए हुए हैं आईएएस में, उनकी बात करूंगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है पीटी में, कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हुए हैं। गौर करना, गुप्त काल में 2 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। लिखा है, ये आईएएस से क्वेश्चन है 2010 का है। इनमें से एक अजंता की गुफा, तो गुप्त काल के अजंता की गुफा पता चल गया, गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? 2010 में क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में तब मालूम चलेगा कि गुप्त काल में गुफाओं के निर्माण 2 जगह पे हुआ है। कहाँ कहाँ पे? तो पहला हुआ है अजंता और दूसरा हुआ है बाघ की गुफा। तो बाघ की गुफा कहाँ है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में है।
विंध्य पर्वत की पहाड़ी को काट के बनाया गया है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन यही है कि अगर हम आर्ट एंड कल्चर की इस पॉइंट को छोड़ते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन समझ में तब नहीं आते हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था। IAS में 2010 में पूछा गया था कि गुप्त काल में 2 गुफा चित्र कहाँ पाए गए हैं, तो एक अजंता और दूसरा बाकी गुफाओं का। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे ये देखिए यहाँ मंदिर, जैसे ये मंदिर बना है तो ये नागर शैली के मंदिर ऐसे ही बनते हैं और इनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। जैसे ये है शिखर है, तो ये शिखर जो है कैसे बनाया गया है, ये लघु शिखर है, ये भी लघु शिखर बनाए गए हैं। ये जैसे गर्भगृह है तो ये मंडप है, ये महामंडप, मंडप, अर्धमंडप, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं जो हम क्लास में इसको डिटेल में मैप के थ्रू इसको हम पढ़ने का, इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है, आया हुआ है 2000, ये आया है 2000 शायद 11-12 में आया हुआ है कि भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, पहला है ऑप्शन है कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अपशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, पहला ऑप्शन है। तो बादामी की गुफा पूर्व मध्यकाल में बनाई गई हैं, खास करके चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं के समय बनी है, चालुक्य राजाओं के समय में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुफाएं हमें गुप्त काल से ही, क्या हमें प्राचीनतम गुफाएं कहां से मिलती हैं, तो प्राचीनतम गुफाएं हमें भीमबेटका से मिलती हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई नहीं, आजीविकों के लिए तो बनाई गई थी लेकिन चंद्रगुप्त नहीं था, इसके थे अशोक, ये अभी ऑप्शन भी कट गया। तीसरा है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट राजाओं ने गुफाओं का निर्माण कराया था, हम क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे एलोरा गुफाओं के बारे में। यहाँ 3 धर्म गुफाएं प्राप्त हुई हैं, 34 गुफाएं यहाँ प्राप्त हुई हैं, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, इसके बाद 12 से 29 तक ब्राह्मण धर्म और फिर जैन धर्म। तो 3 धर्म गुफाएं पाई गई, इसलिए यहाँ पे एक शब्द हमें पकड़ना है, विभिन्न धर्मों की गुफाएं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी है, IAS में आया हुआ है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए, जैसे अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप, उपयुक्त स्थानों में से कौन सा भित्ति चित्रांकन के लिए जाना जाता है। भित्ति चित्रांकन मतलब ये होता है कि किन गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं, गुफाओं के अंदर चित्र बने हुए हैं, तो उन्हें हम भित्ति चित्र कहते हैं। तो उसमें पहला है जैसे अजंता की गुफाएं, नंबर 1 ये सही है, अजंता की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। दूसरा है लेपाक्षी मंदिर, इसमें भी चित्र पाए गए हैं, लेकिन सांची स्तूप, ये स्तूप है ना कि ये गुफा मंदिर है, इसलिए ऑप्शन ये कट जाएगा। तो इसका अब जैसे तीसरा कट गया तो 3 नंबर नहीं होगा और 2 नंबर ये होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन आया है, फिर आगे आया है, IAS के ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है। इसका सुमेल मतलब ये होता है, सुमेल मतलब ये था किसका मैच कर रहा है। जैसे एलोरा की गुफाएं, तो एलोरा की गुफाओं किस राजाओं ने बनवाया, इसको हम जब क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में तो हम बताएंगे कि एलोरा की गुफाओं राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया है, ना कि शक। पहला क्वेश्चन मेल नहीं खा रहा, कट गया। दूसरा है मीनाक्षी मंदिर, पल्लव राजाओं ने बनवाया था, नहीं, ये भी कट गया। तीसरा है खजुराहो के मंदिर, तो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाया था, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूटों नहीं, पल्लव राजाओं ने बनवाया था, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका आंसर है खजुराहो, ये भी IAS का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यही है जब तक हम डिटेल में क्लास में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे समझ में चीजें नहीं आती हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये है आपका हम्पी में। ये हम्पी कहाँ है, तो ये जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में दोआब में है, और इसको हम प्राचीन काल, मध्य काल में इसको हम विजयनगर कहते थे और आज इसको हम्पी कहते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर वहीं पर बनाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको IAS में आए हुए हैं, इन पे हमें चर्चा करना है। देखो ये विरूपाक्ष मंदिर है, ये जो है द्रविड़ शैली का, ये बेसा शैली का ये मंदिर बना हुआ है, और इसमें देखो आगे दूर तक प्रांगण में ये मंदिर बनाया गया है, पूरा कॉम्प्लेक्स है विरूपाक्ष मंदिर का। चित्र के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और भी है कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया। अब 4 यहाँ पे दिए हैं, तो अगर क्लास हम नहीं करेंगे ठीक से और क्लास में हम अलग अलग काल के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा किस काल में क्या बनाया गया है। जैसे पहला है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, ये जो है
7वीं शताब्दी में बनाया गया। धौली का स्थित शैलकित हाथी ये 5वीं शताब्दी में, महाबलीपुरम के शैलकित ये 8वीं शताब्दी में, और उदयगिरी ये गुप्त काल में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो धौली स्थित शैलकित गुफाएं ये सबसे पहले बनाई गई हैं। इनमें सबसे पहले निर्माण किसका किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद इसको देखो, ये धौली स्थित शैलकित हाथी का यहाँ मैप भी बना दिया गया है कि देखो इसमें हाथी का पहाड़ में एक ही पहाड़ को काट के और एक हाथी का अंकन यहाँ पर किया गया है और इस पर अभिलेख लिखे गए हैं जो है राजाओं के बारे में, राजाओं की उपलब्धियों के बारे में यहाँ बताया गया है। इसके बाद प्री के अलावा मेंस की अगर बात करें तो मेंस में भी कई क्वेश्चन आईएएस में, जिसे 2017 में कौन सा आया है, 16 में आया है, 19 में, 18 में और 20 में क्वेश्चन 2020 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन पे हमें क्लास में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आपको स्ट्रक्चर बनवा दूंगा मैं क्लास में ही कि जो है कि कैसे हमें इन क्वेश्चनों को लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी और क्वेश्चन मैं क्लास में चर्चा करूंगा मैं। आप इस विचार को कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में नितांत रूप दर्शनीय नहीं है, किस प्रकार सही सिद्ध होंगे। अब एक क्वेश्चन ऐसे अगर कहा जाए तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तक हम क्लास में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, गुप्तकालीन कल्चर को नहीं पढ़ेंगे, सिक्कों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा है प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कला लोक वर्ण विषयों और कथानकों की चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। विशुद्धिकरण करें, इसको विशुद्धिकरण मतलब ये कह सकते हैं, इसको स्पष्ट करें। तो जब तक हम बौद्ध स्तूपों के बारे में नहीं जानेंगे, और कह रहा है कि ये कथानकों से जुड़े हुए हैं, जैसे जातक कथाएं, बौद्ध धर्म की जो बहुत सारी किताबें हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनको मिला करके जो किताबों में लिखे गए उसी को चित्रों में दिखाया गया है। तो जब तक हम इसको नहीं जब क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन वो भी है, गंधार कला में मध्य एशियाई और यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों का उजागर कीजिए। इसका मतलब यह है कि गंधार कला शैली में इन सबके चित्र भी पाए जाते हैं, ठीक है, वो मूर्तियां पाई जाती है। गंधार कला में मूर्ति बनाई गई तो वो वहां पर हमें देखा गया कि यूनानी प्रभाव देखने को मिला। तो यूनानी प्रभाव हमें क्यों देखने को मिला, इसके पीछे क्या कारण था, इसके बारे में हम डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास में। और इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो प्री के हो चाहे मेंस के हो, हम क्लास के दौरान की चर्चा भी आप लोगों के सामने करेंगे। बंद करिए, ठीक है। तो हम लोग आज इतना ही करते हैं। अगर क्या आपका सपना आईएएस बनने का है तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें इंडिया के सबसे विख्यात कोचिंग संस्थान वेदांता आईएएस एकेडमी से और डाउनलोड करें हमारा व्यास ऐप प्ले स्टोर से। वेदांता आईएएस एकेडमी यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और अन्य कई स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी करवाता है और साथ ही लाभ उठाएं हमारे बेहतरीन सुविधाओं का, जिनमें शामिल हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स, कंप्लीट सीसेट एंड जीएस क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, 45 फ्री टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स, monthly basis IAS IPS seminars, free books and also doubt classes.